आगे बढ़ रही। माइंड में हम लोग पहुंच गए थे ग्रीफ तक। ग्रीफ क्या था? ग्रीफ डीप इमोशनल रिस्पॉन्स टू लॉस, यूजुअली आफ्टर डेथ ऑफ लव्ड वन, सेपरेशन, डिसअपॉइंटमेंट और एनी मेजर लाइफ चेंज, जिसमें सैडनेस, सोरो, यर्निंग और इमोशनल पेन था। और इसकी स्टेजेस हमने देखी थी: शॉक, डिनायल, एंगर, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। और हम बात कर रहे थे सोरो की। ग्रीफ के साथ में लिखा हुआ है सोरो। सोरो क्या होता है? सोरो और ग्रीफ में कोई अंतर है क्या? सोरो इंप्लाइज ए सेंस ऑफ लॉस और सेंस ऑफ गिल्ट एंड रिमोर्स। ठीक है? स्टेट ऑफ सैडनेस, डिस्ट्रेस और मेंटल पेन that can arise from many causes as loss, disappointment, failure and regret। ये डिफरेंस है कि जो सोरो है ना, ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें केवल ग्रीफ नहीं है, दूसरे लॉसेस, डिसअपॉइंटमेंट्स, फेल्योर्स और रिग्रेट भी शामिल है। ये उससे ज्यादा जनरल है एक्चुअली, बिकॉज दिस कैन बी ड्यू टू मिसफॉर्चून, सफरिंग और अनफुलफिल्ड डिजायर्स। ग्रीफ में डिजायर अनफुलफिल वाला मसला नहीं था। सोरो बहुत अच्छा वर्ड, अभी अपने बात करेंगे, आपको मजा आएगा सोरो को समझ के। सोरो जो है ना, कोई भी मिसफॉर्चून हो गया, कोई भी सफरिंग हो गई, अनफुलफिल्ड डिजायर हो गई। जैसे मान लो एक पर्सन ने सोचा था कि मेरी रैंक ये आएगी एग्जाम में और वो नहीं आई, तो हम इसको ग्रीफ तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि ग्रीफ तो लॉस है। डेथ का या लॉसिंग समवन, जब किसी को हम खो रहे हैं, वो है ग्रीफ। तो सोरो ये है कि हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। ठीक है? सफरिंग हो गई, हमें तकलीफ हुई है, कोई मिसफॉर्चून हुआ है। ठीक है? ये कुछ अम्ब्रेला टर्म हो गई। तो केवल ज्यादा स्ट्रोंग है या ये है, इतना नहीं है। सोरो एक जनरल टर्म है, सोरो एक व्यापक है। ठीक है? ऑफ कोर्स ग्रीफ जो है ना, वो थोड़ा डीप होता है, ये टेम्परेरी है। जैसे डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि अनफुलफिल्ड डिजायर क्या होगी? डिसअपॉइंटमेंट होगी ना। तो डिसअपॉइंटमेंट जो है उसकी तरह से है, ये टेम्परेरी है। ठीक है? ये मोस्टली परमानेंट या प्रोलोंग नहीं होती है। अदरवाइज किसी को कॉन्स्टेंट अनप्लीजनेस है, कोई लगातार ही दुखी है, जैसे मान लो कोई अपने हस्बैंड से ही दुखी है, ये कॉन्स्टेंट अनहैप्पीनेस है, ये प्रोलोंग हो गई, ये भी सोरो है। लेकिन आमतौर पे ये टेम्परेरी होती है। सिंपल सैडनेस जो है ना, वैसी है ये। सिंपल भारी मन है उसका, सिंपल मेलंकोली है। ठीक है? तो कभी कभी उसके मन में ना यूं एक जैसे रेजिग्नेशन के भाव भी आते हैं कि नहीं, छोड़ना यार, ये अब नहीं है मेरे बस की, ये मैं नहीं कर सकता, मैं इसको नहीं झेल सकता। तो ये हो गया रेजिग्नेशन। ठीक है ना? तो ऐसा होने पर क्या होगा? पेशेंट को मूड उसका लो रहेगा, डीमोटिवेटेड रहेगा पेशेंट, लाइफ में हैप्पीनेस नहीं रहेगी। ये हमेशा इंटेंस ग्रीफ नहीं है। ठीक है ना? अब आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि सोरो क्या होता है। तो सोरो मोर ओवर टेम्परेरी एंड सुपरफिशियल है, कोई भी मिसफॉर्चून के लिए, सफरिंग के लिए और अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए। क्लियर? सैडनेस बिकॉज ऑफ एनी मिसफॉर्चून, सफरिंग, अनफुलफिल्ड डिजायर। सैडनेस ग्रीफ वाली नहीं है, वहां शोक है, वहां दुख है। नेक्स्ट रूब्रिक है इमोशंस में, हम इमोशन कर रहे हैं ना। इमोशन में नेक्स्ट रूब्रिक है जेलसी। जेलसी को डिफाइन करो भाई। जेलसी एक फीलिंग है जिसमें शामिल क्या क्या है? इनसिक्योरिटी, फियर और कंसर्न ओवर ए रिलेटिव लैक ऑफ पोजीशंस और सेफ्टी। कंसर्न ओवर ए रिलेटिव लैक ऑफ पोजीशंस। ये रिलेटिव लैक ऑफ पोजीशन हो गया कि मेरे पास वो क्यों नहीं है जो उसके पास है। ठीक है? ये हो गया रिलेटिव लैक ऑफ पोजीशंस। उसके पास गर्लफ्रेंड क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है? ये हो गया पोजीशन। सेफ्टी भी है इसमें, कंसर्न ओवर रिलेटिव लैक ऑफ सेफ्टी। मैं उसके जितना सुरक्षित क्यों नहीं हूं,
मेरा घर ऐसा क्यों नहीं है, मेरे घर के दरवाजे मजबूत क्यों नहीं है, ठीक है। फियर, कल अगर कुछ हो गया तो मेरे पास कुछ ही नहीं है, ये डर है, ये इनसिक्योरिटी है। तो हमने टर्म को थोड़ा सा जनरलाइज और व्यापक रूप से समझना है, जिससे हम हमारे सामने अगर कोई जेलसी का पेशेंट आ जाए तो हम मिस ना कर सके, ठीक है। जेलसी कैन कंसिस्ट ऑफ इमोशंस सच एज एंगर, रिसेंटमेंट, इनएडिक्वेसी, हेल्पलेसनेस और डिस्गस्ट ऑल्सो। इसमें इन सब चीजों का भी समावेश है। जेलसी से मिलता जुलता एक वर्ड है जिसको एनवाई कहते हैं, ENVY, एनवाई। एनवाई क्या होता है? वो ये था कि एनवाई में, एनवाई जो है ना, ये केवल पोजीशंस पे होता है। जैसे आपने गाड़ी का एग्जांपल दिया ना, ये बिल्कुल सही है उसके लिए। जेलेसी थोड़ा और ज्यादा डिटेल्ड है, व्यापक है और डीप है, ठीक है। तो आप ये जो कह रहे हो कि हाँ ये अपना कंस्ट्रक्टिव है या इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं है, तो ये सही है, गलत नहीं है। एनवाई जो मैं समझता था वो यही है कि वो पोजीशंस के लिए होता है, ये पोजीशंस के लिए है कि उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है। ये ह्यूमन रिलेशनशिप में देखी जाती है, यहां तक कि बच्चों में भी देखी जाती है। एनिमल्स का तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और ये कहा जाता है कि अगर आपको ये रूब्रिक मिल रहा है ना, तो मेडिसिन प्लांट किंगडम में से आएगी, क्योंकि उनके अंदर जेलसी बहुत ज्यादा होती है। और बाकी ये डेवलप की जाती है हमारे अपब्रिंगिंग के दौरान, कल्चरल वैल्यूज के रूप में, बिलीव्स के रूप में की जाती है। कुछ लोगों के अंदर जेलसी बहुत कम होती है, कुछ कास्ट्स में बहुत ज्यादा होती है। जैसे पंजाबी और सिख कम्युनिटी के अंदर ये जेलसी बहुत कम होती है, क्योंकि वहां पे देने का और दान का बहुत बड़ा वो है रोल ना, वो बहुत ज्यादा दान करते हैं और दूसरे की खुशी में ज्यादा खुश होते हैं ये लोग। तो ये कल्चरल वैल्यूज और बिलीफ भी इसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन जहां तक अपना ये है कि हाँ, अगर हमें मिल रहा है तो हमें उसको लेना है। अब ये बताओ कि आपको डायरेक्टली जेलसी कैसे दिखेगी अपने पेशेंट में। सबसे पहले तो पेशेंट क्या कहेगा, फर्स्ट विजिट में आएगा तो क्या कहेगा, मुझे ही क्यों तकलीफ हुई है। सब लोग खाते हैं आइसक्रीम, सब लोग खाते हैं बाहर का खाना, मेरा ही पेट खराब होता है। ये ही जो वर्ड यूज करेगा ना हिंदी में, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों बार बार बीमार होता हूं, ठीक है। ये है जेलसी को पकड़ने का सिंपलेस्ट तरीका, पहली विजिट में पकड़ा जाएगा। और दूसरी विजिट में ऑफ कोर्स अगर वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो बोलेगा कि उनको आपने दवाई दी थी वो ठीक हो गए, मैं क्यों नहीं हुआ, शिकायत करेगा, कंपैरिजन करेगा। ये हो गया ना पोजीशंस, कि पेशेंट उसके पास ये सुख है, मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बिल्कुल आसानी से इसको पकड़ते हैं। ये तो तुरंत ही पेशेंट बोलता है फर्स्ट विजिट में कि मैं ही क्यों बार बार बीमार पड़ता हूं, मेरी ही स्किन पे एक्ने क्यों निकले, तो वो ही वर्ड यूज करेगा, मेरे ही क्यों बाल इतनी कम उम्र में झड़ना शुरू हो गए, मैं ही क्यों बाल्ड हो गया, मेरे ही ग्रेइंग क्यों हो गई, ठीक है ना। तो बोलते हैं पेशेंट, अब आप रिकॉल करोगे केस टेकिंग के दौरान, आपको हर पेशेंट में से कहते हैं ना, हर दूसरा तीसरा पेशेंट जेलसी का निकलेगा। और कोई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसे जेलसी होती है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट रूब्रिक है जॉय एक्सेसिव। जॉय एक्सेसिव, एक्सेसिव अपन जानते हैं ज्यादा होने को, ठीक है, ज्यादा होने को एक्सेसिव कहते हैं। लेकिन जॉय क्या हुआ, जॉय द इमोशन इवोक्ड बाय वेलबींग, यानी कि सब कुछ अच्छा है, वेलबींग, सक्सेस, यानी कि इमोशन इवोक होगा, जगाया जाएगा, जग जाएगा, बाय वेलबींग, सक्सेस, गुड फॉर्चून, और बाय प्रोस्पेक्ट ऑफ पोजेसिंग दैट वन डिजायर्स। जो आपने कहा कि जो चाहे वो मिल जाए, भाग्य में अच्छा कुछ हो गया, कामयाब हो गया, वेलबींग हो गई, ऐसा होता है जॉय, ठीक है। और क्या, द एक्सप्रेशन और एग्जीबिशन ऑफ सच इमोशन। मिल गया ठीक है, ये जॉय नहीं है। मिलने के बाद में जब हम उस इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं तब ये जॉय बनेगा, मिलने से नहीं बनेगा। चुपचाप मिल गया, मुझे अच्छा हो गया, मैं चुपचाप बैठा हूं, ये जॉय कहां हो गया। लेकिन जब मैंने
मिलने की खुशी को, सक्सेस को, गुड फॉर्चून को, वेलबींग को एक्सप्रेस किया है, यस आई गॉट इट, ये वो जो भी कुछ करते हैं, ये जो है ये है जॉय। ठीक है, ये क्या हो, एक स्टेट है हैप्पीनेस की और फेलिसिटी की। ठीक है, ए सोर्स और कॉज ऑफ डिलाइटफुलनेस। ठीक है, ये एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट प्लेजर है, डिलाइटफुलनेस है, एंजॉयमेंट है। ये सारा कुछ मिल जाएगा तब हो जाएगा जॉय। नेक्स्ट है नॉस्टैल्जिया होम सिकनेस। नॉस्टैल्जिया होम सिकनेस, यस, नॉस्टैल्जिया पुरानी बातें, पुरानी यादें। तो क्या हुआ, विशफुल, लॉन्गिंग्स, कामनाएं करना, यार वो होता, ये विशफुल है, समझ रहे हो, लॉन्गिंग यानी कि चाहना, काश मैं अपने घर चला जाऊं, काश मुझे मेरा बचपन लौट के मिल जाए। ठीक है, लॉन्गिंग है ये, दिस इज लॉन्गिंग यानी कि विश करना, विशफुल। ठीक है, एक्सेसिवली सेंटिमेंटल yearning for return someone's past period or irrecoverable conditions. Excessively sentimental yearning for return to or of some past period or irrecoverable conditions. बचपन लौट के आ सकता है क्या? बचपन लौट के नहीं आ सकता, ये एक इररिकवरेबल कंडीशन हो गई है। ये पास्ट भी है और मैं चाह भी रहा हूं। ठीक है, एक्सेसिवली सेंटिमेंटल यर्निंग है, काश मुझे मेरा बचपन मिल जाए, काश मुझे मेरे पुराने वाले दोस्त मिल जाए। ठीक है ना, ये है नॉस्टैल्जिया या होम सिकनेस का मतलब। ठीक है, ऑफ कोर्स स्टेट ऑफ बीइंग होम सिक तो है ही, घर जाना भी पास्ट ही हो गया ना, काश मैं मेरी माँ के पास चला जाऊं। ठीक है, काश मैं 10th क्लास के बॉयफ्रेंड के पास चले जाऊं या 10th क्लास की गर्लफ्रेंड के पास चला जाऊं। मिल सकती है क्या? 5 बच्चों की माँ हो गई है वो। ठीक है, तो ऐसे वो नहीं हो सकता, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, इररिकवरेबल कंडीशन है ये। ठीक है, जो लोग ऐसी लॉन्गिंग करते हैं वो उसी में खोए रहते हैं। ठीक है ना, ये लोग बड़े अच्छे राइटर होते हैं, फिक्शन राइटर क्या बोलते हैं इनको, ये वो वाले होते हैं, नावल बहुत अच्छे लिखते हैं, कल्पनाओं में पास्ट में जीते हैं ये लोग। ठीक है ना, अभी भी आपको इस पे मीडिया पे मिल जाएंगे कि पुराने टाइम में ये वाले रेडियो होते थे, ऐसे वाले ये होते थे। ओ भाई, तुम जो आज है उसको एंजॉय कर लो। पहले चौपाल होती थी, ऐसे लोग पानी लेने जाते थे ग्रुप में होकर के, लेडीज ये वो करके। आज भी फेसबुक पे आपको कहीं भी मीडिया पे मिल जाएगा, उस तरह की कल्पनाएं लोग करते हैं। वो भाई चले जाओ, कर लो वो वाला। कैसे कर लोगे? हो ही नहीं सकता। तो जो तुम्हारे पास आज है उसको एंजॉय कर लो, लेकिन ठीक है, हमें लॉजिकली कुछ नहीं करना। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, पुराने जमाने की बात ही अलग थी जी, तब ये था, तब ये था, तब ये था, तो वो बात करने वाले लोग होम सिक हो जाएंगे, नॉस्टैल्जिया वाले रूब्रिक उन पे अप्लाई हो जाएंगे। तो नॉस्टैल्जिया एंड होम सिक दोनों के लिए एक ही ये रूब्रिक है, एक ही ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। ठीक है, नेक्स्ट रूब्रिक है शेम, कोमा करके लिखा हुआ है मोर्टिफिकेशन, और कोमा करके लिखा हुआ है रिजर्व्ड डिस्प्लेजर। ठीक है, ये बहुत कंप्रेस्ड कहते हैं ना रिपर्टरी है, जिसमें एक रूब्रिक में एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन के साथ में 3-3, 4-4 रूब्रिक लिख दिए। मतलब उनको लगता है इन सबकी एक ही दवाई है। लेकिन ठीक है, हमें रूब्रिक सीखने से मतलब है, जरूरी नहीं है कि हम इसी रिपर्टरी को यूज करेंगे। आप इस रूब्रिक को कहीं भी यूज कर लो। नॉस्टैल्जिया सीख लिया तो ये थोड़ी है कि इसी का यूज करना है, किसी का भी कर लो। ठीक है, तो शेम एक एक करके करते हैं। शेम, शेम किसको कहते हैं? हिंदी में शर्म हो गई। और जैसे आपने देखा ना होम सिक का कितना व्यापक मीनिंग है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि मीनिंग्स को डिक्शनरी में और बड़ी डिक्शनरी में, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में जब तक नहीं देखोगे तब तक बहुत कम पता चलेगा वर्ड्स के बारे में, या चलेगा ही नहीं। हो सकता है अपने गलत ही सोच के बैठे हो, होगा कुछ और ही हो। ठीक है, आपने कभी भी नहीं सोचा होगा, मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि नॉस्टैल्जिया होम सिक का मतलब ये होता है। इसी तरह से शेम को देखो, शेम क्या होती है? शर्म। शर्म किसको कहते हैं? आपने फील किया है शेम, तो बताओ क्या फील किया होगा? ए पेनफुल इमोशन
शेम नेगेटिव है ना, पेनफुल इमोशन है हमारे लिए। ए पेनफुल इमोशन कॉज्ड बाय कॉन्शियसनेस ऑफ गिल्ट। समझ रहे हो, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियसनेस ऑफ गिल्ट, गिल्ट हुई, कुछ गलत हो गया मेरे से, और उसके लिए मैं कॉन्शियस भी हो गया, कुछ गलत हो जाए और पता नहीं चले। ठीक है ना, जैसे मेल्स में एक एग्जांपल के रूप में अपन ले सकते हैं कि उनके पैंट की जिप जो है वो अनजिप्ड रह गई, मतलब जिप खुली रह गई और उसको पता नहीं है। जब तक पता नहीं है तब तक वो शेम है क्या, उसको पता ही नहीं है, वो तो कॉन्फिडेंट है। तो क्या वर्ड है, कॉन्शियसनेस ऑफ गिल्ट। गिल्ट, अरे यार क्यों नहीं ध्यान दिया था, ये कॉन्शियसनेस ऑफ द गिल्ट हो गई। पेनफुल हो गया ना, पेनफुल इमोशन कॉज्ड बाय कॉन्शियसनेस ऑफ द गिल्ट, कोमा, इतना ही नहीं है और भी है क्या, शॉर्ट कमिंग, अरे यार अभी तो ये हो जाता, और इम्प्रोपेरिटी, कि मैंने प्रॉपर से क्यों नहीं देखा था पहले। ठीक है, दी ससेप्टिबिलिटी टू सच इमोशन, ऐसे इमोशन के लिए कोई आदमी तो अरे कोई बात नहीं, रह गया क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसे के लिए वो ससेप्टिबल है। ठीक है, ए कंडीशन ऑफ ह्यूमिलेटिंग और डिसग्रेस और डिसरेप्यूट, एक ऐसी कंडीशन जिसमें ह्यूमिलेशन हो जाए, आत्मगिलानी हो जाए, डिसग्रेस हो जाए, अरे यार इतना बड़ा महान आदमी है, इसको इतना सा ये डिसग्रेस हो गया। हम उन लोगों से उम्मीद नहीं करते वो ग्रेसफुल जो है वो डिसग्रेस हो जाए। डिसरेप्यूट, ये वाली बात अगर कुछ प्रोग्राम में अगर हमने देख ली तो क्या हम 10 साल बाद उसको भूल जाएंगे कि उस दिन उसकी ऐसा था। डिसरेप्यूट, रेप्यूटेशन ही खराब हो गई, बोले यार लापरवाह सा आदमी है, कुछ नहीं है उसका, तो जिप खुली लेके घूमता रहता है, तो डिसरेप्यूट हो गया, डिसग्रेस भी हो गया, ह्यूमिलेटिंग भी हो गया उसके लिए। समथिंग दैट ब्रिंग्स रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब होता है दोषी ठहराना। ठीक है, अरे यार तूने ध्यान ही नहीं दिया था, मतलब उसको बिल्कुल ये हो गया कि ये तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिलाने वाला, ध्यान नहीं रखने वाला पर्सन हो गया। समथिंग टू बी रिग्रेटेड, पछतावा होता है, समथिंग टू बी रिग्रेटेड। ठीक है, कि काश मैंने ध्यान दिया होता, ये सारी चीज से मैं बच गया होता, डिसग्रेस से, डिसरेप्यूट से, ह्यूमिलेशन से। ठीक है, मैं सब चीजों से बच गया होता अगर मैंने ध्यान दिया होता था। ठीक है, रिग्रेट हो गया उसको उस बात का। कॉज ऑफ फीलिंग शेम, शर्मिंदगी फील करने का कारण। टू फोर्स बाय कॉजिंग टू फील गिल्टी, शेम इज टू फोर्स समवन कॉजिंग फील गिल्टी, जबरदस्ती, भाई ये हो गया ना तो अब तो तुम तो गलती हो, दोषी ठहराए जाओगे कि तुम लापरवाह इंसान हो। ये इतनी सारी जो अलग अलग डेफिनेशंस हैं, ये सब मिला के या इनमें से मैक्सिमम पार्ट जब भी किसी घटना में व्यक्ति के साथ में हो जाएगा तब कहलाएगा शेम। शेम क्या हो गया, उसने फील किया है तो है, केवल किसी की जिप खुली है तो ये शेम नहीं है। अगेन याद है ना, ए पेनफुल इमोशन कॉज्ड बाय कॉन्शियसनेस ऑफ गिल्ट, शॉर्टकमिंग और इम्प्रोप्राइटी। गेट इट, ये होता है शेम। ठीक है, शेम के साथ में कोमा करके दूसरा जो रूब्रिक लिखा हुआ है दैट इज मोर्टिफिकेशन। मोर्टिफिकेशन, सेंस ऑफ ह्यूमिलेशन, मेक सम, ह्यूमिलेशन क्या होता है, ठीक है, ह्यूमिलेशन को समझ लो पहले। सेंस ऑफ ह्यूमिलेशन है ना मोर्टिफिकेशन, तो ह्यूमिलेशन को समझना है पहले। ह्यूमिलेशन क्या होता है, मेक समवन फील अशेम्ड और फुलिश बाय इंजरिंग देयर डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, स्पेशली पब्लिकली। वापस देखो, ह्यूमिलेशन क्या हुआ, मेक समवन, ह्यूमिलेशन कराया जाता है, अपने आप नहीं होता। मेक समवन फील अशेम्ड, शर्मिंदगी फील करता है, एंड फुलिश, कि तुम मूर्ख जैसे हो, बाय इंजरिंग देयर डिग्निटी, उनकी डिग्निटी को इंजर किया जाता है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंजर किया जाता है, और वो भी पब्लिकली। किसी को कोने में ले जाकर के आप कहेंगे तुम्हारी
जिप खुली हुई है या कुछ ऐसा गलत वाला, तो ये कोई मोर्टिफिकेशन थोड़ी हुआ। लेकिन पब्लिकली जब ऐसा किया जाएगा तो ये ह्यूमिलेशन हो जाएगा। ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमिलेशन, और वो पर्सन फील करता है। वो क्या था पहले वाला रूब्रिक, ये क्या है, थोड़ा अलग है। सेंस ऑफ ह्यूमिलेशन, उसको अंदर से फील होता है ये। ठीक है, सेंस है ये, सेंस ऑफ ह्यूमिलेशन एंड शेम, प्लस जो पहले था वो तो जुड़ ही गया, दोनों जुड़ गए। एंड शेम कॉज्ड बाय समथिंग दैट वुंड्स वंस प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट। उसका प्राइड यानी कि आत्मसम्मान और रिस्पेक्ट को किसी के द्वारा ह्यूमिलेट किया गया, शेम फील कराया गया, तब होता है मोर्टिफिकेशन। इसी डेफिनेशन में ऐड करेंगे द सब्जेक्शन एंड डिनायल ऑफ बॉडीज पैशंस एंड एपेटाइट्स बाय एब्स्टिनेंस और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन एंड डिस्कम्फर्ट। बड़ा शानदार है, मैंने जब इसको देखा तो मोर्टिफिकेशन को और अच्छे से समझ लिया। सब्जेक्शन एंड डिनायल ऑफ बॉडीज पैशंस एंड एपेटाइट्स बाय एब्स्टिनेंस। कभी भी नहीं सोचा था, एटलीस्ट मैंने तो नहीं सोचा था कि ये भी मोर्टिफिकेशन है क्या। एब्स्टिनेंस इज मोर्टिफिकेशन, क्योंकि यहां पे डिनाई किया है, अस्वीकार किया है बॉडी के नेचुरल पैशंस को, बॉडी के नेचुरल एपेटाइट्स को, बाय सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन एंड डिस्कम्फर्ट। नहीं, मुझे कंट्रोल करना है, मुझे नहीं करना है, ये जब करके कर रहे हैं, ये भी मोर्टिफिकेशन है। क्लियर, मोर्टिफिकेशन क्लियर हुई है। तीसरा वर्ड इसके साथ में है रिजर्व्ड डिस्प्लेजर। ठीक है, रिजर्व डिस्प्लेजर क्या हुआ, यहां पे दो चीजें हैं, रिजर्व है और एक डिस्प्लेजर है। रिजर्व होता है होल्डिंग बैक करना, नॉट ओपनली एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स, ये रिजर्व हो गया। होल्डिंग बैक एंड नॉट ओपनली एक्सप्रेसिंग वंस फीलिंग्स। डिस्प्लेजर क्या होता है, डिस्प्लेजर यानी कि डिससेटिस्फेक्शन, अनोयंस, हार्ड फीलिंग और साइलेंट एंगर। तो रिजर्व डिस्प्लेजर क्या बन गया, ये पेशेंट, दिस इज द पेशेंट फील्स ऑफेंडेड, हर्ट और डिससेटिस्फाइड बट कीप्स इट इन विद इन विदाउट शोइंग इट आउटवर्डली। अपने जो ऑफेंडेड फील किया, जो हर्ट फील किया, जो डिससेटिस्फाइड फील किया, इन सब को अपने अंदर रख लेना, आउटवर्डली शो नहीं करना, ये हो गया रिजर्व्ड डिस्प्लेजर। इनवर्ड सप्रेशन ऑफ हर्ट, अनोयंस और एंगर विदाउट आउटवर्ड एक्सप्रेशंस। तो पर्सन क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा, पर्सन विल suffer silently, suppresses the complaints, does not express anger or hurt। ये भी इसके अंदर आ गया कि अपने एंगर को, अपने हर्ट को, जो उसने दुख फील किया, उसको एक्सप्रेस नहीं करेगा, यानी कि पेशेंट ग्रीफ में जाएगा, सैडनेस में जाएगा, फिजिकल कंप्लेंट जैसे कि हेडेक, गैस्ट्रिक इश्यूज और मेंसेस ट्रबल्स में चला जाएगा। तो ये अब रूब्रिक को दोबारा से देखेंगे, शेम, मोर्टिफिकेशन एंड रिजर्व्ड डिस्प्लेजर। अब ताज्जुब करेंगे कि इस इतने व्यापक और बड़े रूब्रिक में देयर आर ओनली 4 ड्रग्स। वन इज ऑरम, सेकंड इज इग्नेशिया, नेट्रम्यूर इज थर्ड एंड स्टैफ इज द फोर्थ मेडिसिन। ये है ब्यूटी ऑफ स्मॉल रिपर्टरीज। एक नहीं 3 रूब्रिक, और इतने बड़े। क्या क्या, शेम को भी इसमें ले लिया, मोर्टिफिकेशन को भी इसमें ले लिया, रिजर्व डिस्प्लेजर को भी इसमें ले लिया, और तीनों को मैंने डिटेल से आपको बताया कि ये क्या क्या है। एक एक वर्ड में कितना कितना कुछ समाया हुआ है, और इन सब की दवाई ये 4 में से कोई एक है। ऑरमेट, नेट्रम्यूर, इग्नेशिया एंड स्टेफिसिगेरिया। आपको इस रूब्रिक में कुछ भी अंडरस्टैंड करने में कोई जरा सी भी बात हो, आप ऑन करके बात कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे फियर पे, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं करना,
इनको अगर आपने जल्दीबाजी में कर लिया ना तो फिर इनको समझने से वंचित रह जाओगे और फिर देखो आप रिजल्ट्स उतने ही मुश्किल हो जाएंगे। कितना आसान है। बोरिक के माइंड में बहुत ही लिमिटेड रूब्रिक है और जो है उनमें बहुत कम दवाइयां हैं, और क्लियर से इन वर्ड्स को अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो दवाइयां बचने वाली नहीं है आपकी पकड़ से। तो आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं। IAHP जयपुर की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।